हे गाइस, दिस इज़ विनय शुक्ला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को अच्छे से कंटिन्यू किए होंगे। सो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द क्वालिफायर्स एकेडमी, ऑलवेज वन स्टेप अहेड। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपना NTA UGC नेट JRF पेपर 2 कॉमर्स का जो सिलेबस है उसका यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। और मैं उन स्टूडेंट को बता दूं जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले हमने अपने 3 वीडियोस को पोस्ट किया हुआ है। उसमें हमने अपने 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो पहले आप उन वीडियोस को देख लें, ठीक है। उसके बाद में आप इस क्लास को जब देखेंगे तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइज, हम अब अपने इस टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले क्लास में लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ा था, सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बिना किसी देरी के हम अपने इस टॉपिक को आज बढ़ाते हैं और आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ने के लिए जब हमने कल लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड जो हमको बताता था वो बताता था कि जब कोई प्राइस बढ़ रही थी तो उस समय जो डिमांड हमारा था वो घट रहा था, ठीक है। और जो हमारे पास जब प्राइस जो है हमारी घट रही थी तो डिमांड जो था हमारा वो बढ़ रहा था। ये हमको कौन बताता था? वो बताता था लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। इसमें एक कंडीशन रहती थी कि जो अदर थिंग्स थे वो रिमेन कांस्टेंट रहते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें जब लॉ ऑफ डिमांड हमको बताता था वो सिर्फ और सिर्फ हमको वो डायरेक्शन बताता था, ठीक है। ये रहा हमारा डिमांड कर्व और ये रही हमारी डायरेक्शन कि भाई प्राइस के बढ़ने से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये चीज़ हमको बताता था लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। अब बात आई कि भाई ये चीज़ तो लॉ ऑफ डिमांड ने बता दिया, लेकिन कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है, उसकी क्वांटिटी क्या है, इस चीज़ को कौन बताएगा कि प्राइस बढ़ी तो डिमांड हमारा कितना बढ़ा। भाई प्राइस बढ़ी अगर तो डिमांड हमारा कितना घटा, ठीक है। जैसे ये हमारे पास प्राइस हमारे पास ये बढ़ रही है, ठीक है। तो डिमांड तो घट रहा है लेकिन कितना घट रहा है इस चीज़ को हमको कौन बताएगा, ठीक है। उस चीज़ को बताने के लिए हमको इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को भी डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था जब उन्होंने अपनी बुक्स को 1890 में जब उन्होंने अपनी बुक्स को लिखा द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें इन्होंने जो है लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों का कंसेप्ट दिया, ठीक है। तो आइए हम लोग, आई थिंक आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ आप मेरे को कितने सारे स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता है कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि खिंचाव, ठीक है। ये कोई चीज़, जैसे कोई चीज़ अपने शेप में अगर है, ठीक है, तो इसके शेप को हम बदल दें, ठीक है। इसके शेप को जो है बदला जा सके, ठीक है। जो शेप है उसका वो चेंज किया जा सके, ठीक है। उस चीज़ को हम इलास्टिक बोलेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझाऊँ आपको, तो हमारे पास जैसे एक ये पेपर का टुकड़ा है, ठीक है, और हमारे पास दूसरा जो है वो है हमारे पास ये, जैसे हमारे पास पेपर का टुकड़ा हुआ, दूसरा हमारे पास है एक ये ग्लास है, ठीक है। ये पानी का ग्लास है, ठीक है। तो ये जो ग्लास है हमारा, ये इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसका जो शेप है उसको चेंज कर पाएंगे। इसको अगर दबाएंगे तो ये क्या अपने चेंज नहीं आएगा, चेंज इसका चेंज होगा, इसका शेप जो है वो चेंज होगा, नहीं होगा ना। तो ये हम कह सकते हैं कि ये इन इलास्टिक है, मतलब ये इलास्टिक नहीं है। और ये जो हमारा पेपर का टुकड़ा है, इसको अगर हम मोड़ेंगे तो इसका दूसरा उससे छोटा हो जाएगा, फिर और मोड़ेंगे तो उससे छोटा हो जाएगा। तो जो इसका शेप है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये इलास्टिक है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि जो प्राइस है हमारा उसके चेंज होने पर डिमांड हमारा चेंज हो रहा है, लेकिन कितना चेंज हो रहा है, इसकी क्वांटिटी क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए हम क्या करते हैं, इलास्टिसिटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आइए, आई थिंक आप लोगों को एकदम क्लियर होगा, एकदम सिंपल वर्ड में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इलास्टिसिटी आखिर में होती क्या है, ठीक है। तो एकदम सिंपल में, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारी जो ये वीडियो है इसको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख रहे हैं और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं इन दोनों को ध्यान में रखते हुए जो है ऐसा मतलब
पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे हिंदी मीडियम वाले को भी समझ में आए और इंग्लिश मीडियम वाले को भी समझ में आए। ठीक है, अगर आपको कुछ इस पे सजेशन देना है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम जो देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ चेंज इन द डिमांड ऑफ सर्टेन कमोडिटी। ठीक है, डिग्री ऑफ चेंज इन सर्टेन कमोडिटी। ठीक, टू रिस्पॉन्स अ चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इटसेल्फ। ठीक है, किसी भी कमोडिटी के प्राइस में, ठीक है, या फिर अल्टरनेटिव गुड्स और कम्प्लीमेंट्री गुड्स में, या फिर कंज्यूमर के इनकम में, या फिर एडवर्टीजमेंट पे। तो ये जो डिफरेंट फैक्टर्स दिए हुए हैं, इनके चेंज की वजह से अगर जो है हमारे डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, उस चीज़ को कौन बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, यही चीज़ें जो हमने बताया उसको यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ डिमांड जो हमको बताता था वो डायरेक्शन बताता था, और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमको डिग्री और क्वांटिटी बताता है। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्शन हुआ, और कितना चेंज हुआ ये कौन बताता है? ये इलास्टिसिटी बताता है। ठीक है, एक डिफरेंस और है कि जो लॉ ऑफ डिमांड था वो क्वालिटेटिव नेचर का था। ठीक है, और जो हमारा ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये है क्वांटिटेटिव नेचर का। तो यहाँ से क्वेश्चंस हमको पुट हो सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड कौन से नेचर का था और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस नेचर का है। ठीक है, तो इसको आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये क्वालिटेटिव नेचर का होता है और ये क्वांटिटेटिव नेचर का होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन फैक्टर्स। ये फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये प्राइस हो सकता है, ये जो है हमारे पास एडवर्टीजमेंट हो सकता है, ये हमारे पास कंज्यूमर का इनकम हो सकती है, ये हमारे पास जो है कम्प्लीमेंट्री और क्या कहते हैं कम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इलास्टिसिटी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सिंपल वे में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत जो है डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे हम लोग अगर बढ़ें तो आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है? आगे हमारे पास दिया हुआ है कि काइंड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितने प्रकार का होता है? एक हमारे पास है प्राइस इलास्टिसिटी, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो मेन होता है वो यही होता है, ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये तीनों सेम इसी तरीके से होता है। इसको हम लोग पढ़ लेंगे तो ये हम लोग समझ गए। ठीक है, इसमें जो डिग्रीज होंगी वो भी तीनों की सेम होंगी। ठीक है, फिर जो है और चीज़ें जो होंगी वो सब सेम होंगी। इसमें हम एक थ्योरेटिकली अगर ओवरव्यू लेना चाहें तो एक ओवरव्यू इसका ले लेते हैं कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। कि जब कंज्यूमर, किसी भी कंज्यूमर का जो इनकम है वो घटता है और या बढ़ता है, तो उसके घटने या बढ़ने से डिमांड में कितना जो है चेंज आता है, उस चीज़ को जब हम मेज़र करते हैं तो इनकम इलास्टिसिटी का यूज़ किया जाता है। वहाँ पे अगर डिग्रीज़ की बात की जाए तो सेम प्राइस इलास्टिसिटी की डिग्रीज़ जो होती हैं वही डिग्रीज़ यहाँ पे होती हैं। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी की अगर बात की जाए तो क्रॉस इलास्टिसिटी में होता है कि किसी भी कमोडिटी, सर्टेन कमोडिटी में कितना चेंज आता है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन जो है कम्प्लीमेंट्री गुड्स में या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स में। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है या फिर कम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसके चेंज में, एक के चेंज होने में दूसरे में क्या जो है कितना उसका डिमांड जो है चेंज होता है, एक के प्राइस चेंज होने पे दूसरे में कितना डिमांड चेंज होता है, तो उस चीज़ को मेजर करने के लिए हम क्रॉस इलास्टिसिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी सेम है, इसकी डिग्रीज और सब कुछ सेम है। ठीक है, तो ये बड़ा इशू नहीं है। फिर हमारे पास आता है एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी में क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्चा करने से या एडवर्टाइजिंग पे एक्सपेंडिचर करने पे हमारी जो डिमांड है या जो डिमांड है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है और कितना चेंज होता है। ठीक है, उस चीज़ को जब मेज़र करते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यूज करते हैं। उस कंडीशन को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे बोलते हैं? कि जब किसी भी कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने पे हमको ये मालूम हो कि उसके डिमांड में कितना चेंज आया। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, कि कितना चेंज आया, मतलब क्वांटिटी के तौर पे जो है कितना चेंज आया, उस चीज़ को हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको जो है हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री और क्वांटम ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ ए सर्टेन कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द सर्टेन चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। मतलब प्राइस के चेंज होने पे डिमांड में कितना चेंज आया। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से जो है हम लोग समझ लिए हैं। अब आगे हम लोग जो है बढ़ते हैं। इसका जो है एक
जो प्रोपोर्शनेट ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये फॉर्मूला आप रट लीजिए, ठीक है। इसको कोई यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं एनटीयूजीसी नेट में, ये इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो है इसका जो क्या कहते हैं प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन आता है तो इस फॉर्मूले का बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप एकदम से रट लीजिए कि डेल्टा पी अपान डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी इंटू पी अपान क्यू, और जो हमारे पास डेल्टा क्यू होता है वो होता है Q1 माइनस क्यू, और जो डेल्टा पी होता है वो P1 माइनस पी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जो है रट लीजिए, ये आपको बहुत काम आने वाला है। इसका एग्जांपल देखते हैं कि जब पहले प्राइस हमारे पास जो 10 रुपया थी, फिर प्राइस बढ़ के 11 हो गई, फिर क्वांटिटी जब हमारे पास 10 रुपया थी तब 50 क्वांटिटी थी, अब जब प्राइस बढ़ के जो है 11 हो गई तो हमारे पास क्वांटिटी कम हो गई 40, ठीक है। इसको यहाँ पे इसी फार्मूले में पुट किया हुआ है, इसका आंसर 2 आया है, ठीक है। इसका मतलब कि ये मोर देन 1 है, मोर देन 1 है, ठीक है, मीन्स हाईली इलास्टिक है, ठीक है, हाईली इलास्टिक। अभी आगे डिग्रीज में जो इलास्टिसिटी की जब डिग्री आप पढ़ेंगे तो इसमें आप जो है हाईली इलास्टिक क्या होता है, मोर देन 1 क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जब हमारे पास दिया हुआ है, ये तो हमने समझ लिया कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, ठीक। आई थिंक आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास है वो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है। वही चीज़ें आ गई आगे कि आखिर, अच्छा एक चीज़ आप जान लीजिए कि किसी भी जो कमोडिटी होती है उसकी डिफरेंट प्राइस पे सेम कमोडिटी हो या डिफरेंट कमोडिटी हो, उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो होती है डिफरेंट, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैसे मतलब किस तरीके से डिफाइन करें कि किस कमोडिटी की कितनी इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास कुछ सारी जो है डिग्रीज़ हैं, तो इन डिग्रीज़ को हम लोग पहले पढ़ते हैं कि क्या चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे थ्योरेटिकली जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड, ठीक है, ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़, मतलब डिफरेंट कमोडिटीज़ को जो इलास्टिसिटी है वो आर डिफरेंट, वो डिफरेंट है, ठीक है। सो ऑल्सो द इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड ऑफ सेम कमोडिटीज़, मतलब डिफरेंट कमोडिटीज़ को तो डिफरेंट है ही, ठीक है। सेम कमोडिटीज़ की भी अगर प्राइस डिफरेंट है तो उसकी भी जो इलास्टिसिटी है वो डिफरेंट है, ठीक है। सम ऑफ कमोडिटीज़ आर मोर इलास्टिक, कुछ कमोडिटीज़ जो है ज़्यादा इलास्टिक होती हैं, ठीक है। वाइल डिमांड ऑफ अदर कमोडिटीज़ आर मोर इन इलास्टिक, कुछ कमोडिटी हैं वो मोर इन इलास्टिक होती हैं, ठीक है, टू इट्स प्राइस चेंज, और यूनिटरी इलास्टिक होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज, ये 5 कैटेगरी दिया हुआ है, इन कैटेगरीज में जो है डिवाइड होती हैं। पहली कैटेगरी है जो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। दूसरा हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक, तीसरा यूनिटरी इलास्टिक है, चौथा हाईली इलास्टिक प्राइस डिमांड है, पांचवा हमारे पास हाईली इन इलास्टिक है। इन पांचों को जो है हम अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहला हमारे पास है प्राइस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इसमें जो प्राइस होता है वो चेंज नहीं होता ज़्यादा, ठीक है, वो चेंज ही नहीं होता है। जो डिमांड है अगर उसमें कुछ थोड़ा सा भी अगर हल्का सा भी चेंज आया तो उसके वजह से अगर वो कम होता है, हल्का सा भी प्राइस कम हुआ तो जो डिमांड है हमारी वो इनफाइनाइट हो गई, ठीक है। और अगर हल्का सा भी, जैसे प्राइस हमारी है उसको हल्का सा भी अगर ज़्यादा हुआ प्राइस तो डिमांड हमारी जो है वो 0 हो गई, ठीक है। हल्का सा भी अगर प्राइस हमारी कम हुई तो डिमांड जो है हमारी वो इनफाइनाइट हो गई, ठीक है। इस कंडीशन को हम हमेशा इनफाइनाइट ही मानते हैं, ठीक है। तो जो इसका डिमांड कर्व होता है, डिमांड स्लोप होता है, ये स्लोप होता है, ये हमारे पास ये एकदम सेम एकदम सीधे लाइन में होता है, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। ये हमारे पास प्राइस है, ये हमारे पास क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये हमारा जो है कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है। तो ये सीधे रहता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं हम, वही चीज़ें लिखी हुई हैं। व्हेन डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी चेंजेस इन आइदर डायरेक्शन विदाउट एनी चेंज इन इट्स प्राइस, ठीक है, मतलब चेंज हो रहा है वो बिना प्राइस के चेंज होने पे हो रहा है, ठीक है। ये अब इसका जो है इसको हम लोग एक फॉर्मूले की मदद से जो है समझ लेते हैं कि प्राइस हमारे पास 160 है, क्वांटिटी डिमांडेड उस समय हमारे पास 40 है, प्राइस हमारा जो है उतना ही है 160 ही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड हमारा जो है बढ़ के 50 हो गया, ठीक। प्राइस हमारे पास 160 थी, ठीक है, उस समय हमारे पास 40 था,
अब हमारे पास प्राइस कुछ समय बाद 160 ही है, तो हमारा जो डिमांड है वो बढ़ के 50 हो गया। अब इस कंडीशन में हमें क्या देखते हैं, इस कंडीशन को हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। अब हमारे पास ये आया, इस फॉर्मूले को जो है इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास आया 10/0 और यहाँ पे 160/40, कुल मिला के यहाँ आ गया 40/0। अगर 0 को किसी से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, इनफाइनाइट, ठीक है। इसी वजह से इस पूरे कंडीशन को हम लोग जो है इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। स्लाइटली चेंज होगा या स्लाइटली थोड़ा सा बढ़ेगा तो उस कंडीशन में इनफाइनाइट हो जाएगा या 0 हो जाएगा। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। मैं सिंपल वे में, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमको दिया हुआ है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है सीधे सीधे ये देखिए ये, ठीक। डिमांड ज़्यादा ना घट रही है ना बढ़ रही है, एकदम कांस्टेंट है। और जो प्राइस है वो हमारा बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस घट रहा है, बढ़ रहा है, डिमांड ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे इन परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग जो है बोलें, ओके। तो ये हमारे पास है परफेक्टली इन इलास्टिक प्राइस डिमांड, ठीक है। कि मतलब प्राइस यहाँ पे चेंज हो रहा है लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जैसे इस केस में अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो साल्ट, ठीक है। साल्ट कोई भी कंज्यूमर है तो उसका अगर साल्ट का प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसके जो क्वांटिटी डिमांड है, जो उसकी डिमांड है वो कम नहीं होती, क्योंकि वो नेसेसरी प्रोडक्ट है भाई, हमको खरीदना ही खरीदना है। नमक नहीं खाएंगे तो कैसे रहेंगे, चलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को जो है जो प्राइस बढ़े या घटे उस पर जो है डिमांड पे उसका कोई असर नहीं होता, ठीक है। तो आई थिंक ये भी एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कौन सी तीसरी डिग्री है, तीसरी डिग्री हमारे पास है यूनिटरी इलास्टिक प्राइस डिमांड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें इस तरीके से समझते हैं कि प्राइस चेंज हुआ इतना तो डिमांड भी हमारे पास उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। मतलब जितना प्राइस चेंज हुआ, प्राइस अगर 5 रुपया चेंज हुआ तो डिमांड हमारे पास 5 क्वांटिटी जो है बढ़ गई। अगर प्राइस घट रही है तो डिमांड जो है हमारे पास 5 क्वांटिटी की बढ़ गई। इस कंडीशन को, और अगर प्राइस जो है बढ़ रही है 10 रुपए से तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो हमारे पास 10 क्वांटिटी से घट जाएगी। मीन्स एकदम इक्वल, बराबर, जितना प्राइस बढ़ेगा उतना हमारे पास जो है डिमांड जो है घटेगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी प्राइस डिमांड, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी इज जस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे समझ से कि आप लोगों को एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ गए होंगे। और इसकी जो ई डी इज इक्वल टू जो ये होता है वो होता है 1, ठीक है। ये इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में जो हमने पढ़ा था ये परफेक्टली इन इलास्टिक, ये परफेक्टली इन इलास्टिक जो था इसका था ई डी इज इक्वल टू, जो ई डी है इसको हम इलास्टिसिटी से डिनोट करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। इसमें जो ई डी था वो 0 था, ठीक है। इससे पहले वाला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था उसमें जो ई डी था वो था हमारे पास इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, हाईली इलास्टिक प्राइस डिमांड। मीन्स कि प्राइस हमारे पास 5 रुपया कम हो रहा है तो डिमांड जो हमारा है वो चेंज हो रहा है 50 क्वांटिटी, ठीक है। तो मतलब कि प्राइस कम चेंज हो रहा है और डिमांड जो चेंज हो रहा है वो हमारे पास वो ज़्यादा चेंज हो रहा है। मीन्स अगर प्राइस 5 रुपये से कम हो रहा है तो डिमांड जो हमारा है वो 50 क्वांटिटी से बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर प्राइस हमारे पास 5 रुपये से बढ़ रहा है तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो हमारे पास 50 क्वांटिटी से घट रहा है, ठीक है। तो जो चेंज इन डिमांड है वो चेंज इन प्राइस से ज़्यादा है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाईली इलास्टिक प्राइस डिमांड। तो आई थिंक आप लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस कंडीशन में ईडी जो होता है, एक मिनट आपको अच्छे से समझा देते हैं।
ये ईडी जो है ये होता है ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, इसको आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है हाईली इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। हाईली इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है, हाईली इलास्टिक डिमांड के जस्ट अपोजिट होता है। हाईली इनइलास्टिक डिमांड में होगा हमारे पास कि हमारे पास जो प्राइस है वो कम, जो हमारे पास प्राइस है वो ज़्यादा चेंज हो रहा है और जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम चेंज हो रहा है। मीन्स अगर प्राइस हमारे पास 10 रुपया से कम हो रही है तो जो क्वांटिटी डिमांड है हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ 5 क्वांटिटी से बढ़ रही है या 2 क्वांटिटी से बढ़ रही है। मीन्स जो चेंज इन प्राइस का जो रेशियो है वो चेंज इन डिमांड से ज़्यादा है। अगर प्राइस ज़्यादा से बढ़ रही है तो डिमांड हमारे पास कम जो है घट रहा है, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाईली इनइलास्टिक प्राइस डिमांड, ठीक है। तो इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1, मतलब कि जो प्राइस है वो ज़्यादा चेंज हो रहा है, जो डिमांड है वो कम चेंज हो रहा है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग वैसे भी बहुत दिमागदार हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास दिया हुआ है मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट क्यों पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मेजरमेंट इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि हमने ये तो समझ लिया कि भाई जो है डिमांड चेंज हो रहा है और कितना चेंज हो रहा है उसको हम लोग वो बताता है इलास्टिसिटी, ठीक है। और हमने उसको मेजर मतलब उसकी जो है डिग्रीज को पढ़ लिया, ठीक है, कि इतना बढ़ेगा तो ये इलास्टिक ये होगा और अगर इतना बढ़ेगा तो ये बोलेंगे हम लोग, ठीक है। कम बढ़ेगा या ईडी जो 1 से अगर कम है तो वो हाईली इनइलास्टिक होगा, अगर ईडी ग्रेटर देन 1 है तो वो हाईली इलास्टिक होगा, ठीक है। अब इस चीज को जो है मेजर कैसे करेंगे, मेजर करने के लिए हमारे पास 4 फॉर्मूले दिए हुए हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला है प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसको हम लोगों ने जिसका जो है हम लोगों ने पहले एग्जाम्पल में यूज किया था, ठीक है। दूसरा हमारे पास है पॉइंट मेथड, ठीक है। फिर हमारे पास है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, फिर चौथा हमारे पास है आर्क मेथड, ठीक है। पहला हम लोग शुरू करते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। इसको हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था तो इसको समझ में हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। इसको एक चीज़ आप समझ लीजिए कि इसको दिया किसने था, इसको दिया था मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने, ठीक है। इन्होंने इस फॉर्मूले को दिया हुआ था, इसको आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है तो इसलिए आप इसको याद रखिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड रिस्पॉन्सिव प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज डिवाइडेड बाई प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस फॉर द मेजरिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड, ठीक है। जो चीज़ें हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये चीज़ें यहाँ ऊपर लिखी हुई हैं, ठीक है। अब हम इसको फॉर्मूले को पढ़ लेते हैं। वैसे तो हम लोगों ने इस फॉर्मूले का यूज़ कर लिया है पहले, फिर हमने एक बार इसको देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, ये इसका फॉर्मूला है। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। Q अपॉन डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, डेल्टा P अपॉन Q। डेल्टा निकालने का हम लोगों ने सीख लिया था। एक बार अगर नहीं आप लोगों को पता है तो एक बार फिर से बता देता हूँ। डेल्टा निकालने के लिए, डेल्टा Q निकालने के लिए Q1 माइनस Q, ठीक है। डेल्टा P निकालने के लिए हमारे पास P1 माइनस P, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। अगर नहीं पता है तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है हमारे पास ये P जो है हमारे पास 10 था, P1 11 हो गया। क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास 50 थी, क्वांटिटी डिमांडेड Q1 हमारे पास 40 हो गया। प्राइस जब बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड घट गया, ठीक है। ये इस फॉर्मूले में पुट कर दिए हैं हम लोग। इसका आंसर आ गया ED इक्वल टू 2, मीन्स हाईली इलास्टिक है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये हमारा था प्रोपोर्शनेट मेथड। अब आगे जो मेथड दिया हुआ है उसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, ठीक है। आगे हमारे पास दिया हुआ है पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड क्या होता है इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। पॉइंट मेथड जो था इसको दिया था प्रोफेसर मार्शल ने,
ठीक है। इससे इस कॉन्सेप्ट को, जो इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को जिन्होंने दिया था, उसी कॉन्सेप्ट, उन्हीं ने जो है इस कॉन्सेप्ट को भी दिया हुआ है। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज ग्राफ मेथड, इसको ग्राफ मेथड भी बोलते हैं और ज्योमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं। इसको मेजर करने के लिए जो है जो यूज़ किया जाता है फॉर्मूला, वो होता है लोअर पार्ट ऑफ डिमांड लाइन अपान अपर पार्ट ऑफ डिमांड लाइन। ठीक है, एक चीज़ इसमें समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि एक डिमांड कर्व बना दिया जाता है, इसमें जो है 5 भागों में इसके पॉइंट लगा दिए जाते हैं। ठीक है, इक्वल पार्ट में बांट दिया जाता है और उस पे हम लोग जो है इलास्टिसिटी मेजर करते हैं। ठीक है, अब आगे अगर देखें तो इसका जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास R दिया हुआ है, ये ED इज इक्वल टू 1 का सिचुएशन है, मीन्स बराबर का सिचुएशन है। ठीक है, तो इसको अगर हम इस पे देख लेते हैं कि कैसे बराबर आ रहा है, तो यहाँ दिया हुआ है लोअर सेगमेंट अपान अपर सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है R, तो RD1 अपान RD। ठीक है, तो ये बराबर है और ये भी बराबर है, तो इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, ये चीज़ें इस तरीके से दी हुई हैं। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं L के सिचुएशन में। L के सिचुएशन में हमारे पास LD डैश अपान LD। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है, ये जो स्पेस है वो इससे कम है। ठीक है, तो इस वजह से ED इज इक्वल टू लेस देन 1। ठीक है, या जो है हाईली इनइलास्टिक है ये सिचुएशन। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो स्पेस है ये स्पेस से कम है, इसलिए ये जो ED है वो लेस देन 1 है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि D डैश के सिचुएशन में क्या है। D डैश का सिचुएशन है तो नीचे तो कुछ है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे। ठीक है, और जो ऊपर वाला जो सेगमेंट है, ये ऊपर वाला, इसमें होगा D डैश अप और D। ठीक है, तो अगर D इसको इससे 0 से किसी चीज़ को अगर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है, ये हमारे पास 0 आता है, तो इस वजह से यहाँ जो है 0 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है आगे का जो है देख लेते हैं, ये S वाला सिचुएशन। S पे क्या है, S पे दिया हुआ है हमारे पास कि SD डैश, ठीक है, अपान SD। तो ये वाला जो पोर्शन है ये ज़्यादा है, इस पोर्शन से कम है। ठीक है, ये पोर्शन कम है, ये पोर्शन ज़्यादा है, इसलिए ED इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। आई थिंक आप लोग एकदम जो है समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, आगे एक सिचुएशन और बचा हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये D है। ठीक है, ये जो D का सिचुएशन है, यहाँ जो है हमारे पास D का सिचुएशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमारे पास ये दिया हुआ है D डैश अपान D डैश अपान जो है यहाँ नीचे जो है ऊपर 0 दिया हुआ है। तो अगर 0 को हम किसी से जो है डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम लोगों ने समझ लिया, इस वजह से जो है सारे पॉइंट्स पे ये मेज़र करना होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे जो हमारे पास जो मेथड दिया हुआ है वो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, इस मेथड को जो है हम लोग इस मेथड में क्या दिया हुआ है एक बार हम लोग समझ लेते हैं। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑल्सो गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल। इसको भी मार्शल जी ने ही दिया था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है क्या होता है कि प्राइस में चेंज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज होता है, इस चीज़ को जब हम मेज़र करते हैं तो वहाँ हम टोटल एक्सपेंडिचर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर इसके डिमांड कर्व की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से बनता है, ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे बनाया नहीं हुआ है, ये इस तरीके से कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ ED जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, यहाँ ED होता है लेस देन 1 होता है, और यहाँ जो होता है ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप कांस्टेंट होता है। ये बहुत अच्छा ग्राफ नहीं बन रहा है, मैं बहुत अच्छा ग्राफ बना भी नहीं पाता हूँ, तो इस वजह से आप लोग थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, अब आगे हम लोग अगर देखें इसके जो है यहाँ पे 3 मेथड्स में इसको जो है 3 सिचुएशन में डिवाइड किया जाता है। एक होता है यूनिटरी सिचुएशन, दूसरा हमारे पास होता है मोर इलास्टिक, तीसरा हमारे पास लेस इलास्टिक। ठीक है, यूनिटरी सिचुएशन में क्या होता है कि प्राइस जो होता है वो चेंज होता है, क्वांटिटी भी चेंज होती है, पर जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो अनचेंज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्राइस था 5, प्राइस
चेंज होके 6 हो गया, क्वांटिटी था हमारे पास 6 तो क्वांटिटी चेंज होके 5 हो गई, लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो रिमेन अनचेंज है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, सिचुएशन दूसरा हमारे पास दिया हुआ है, प्राइस जो है लेस चेंज होता है, क्वांटिटी डिमांडेड मोर चेंज, टोटल एक्सपेंडिचर मोर चेंज। मतलब जो प्राइस है वो कम चेंज होता है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड और टोटल एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा चेंज होता है। प्राइस हमारे पास 5 था, घट के 4 हो गया, जो इसका रेशियो है वो कम चेंज हुआ, मतलब ये 5 से 4 हो गया, कम चेंज हुआ, लेकिन जो इसका रेशियो है वो ज़्यादा चेंज हो रहा है। जो 10 था पहले हमारे पास क्वांटिटी, बढ़ के 15 हो गया, जो इसके बीच का जो रेशियो है इसके बीच के रेशियो से ज़्यादा है। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर का भी, जो टोटल एक्सपेंडिचर है इसका भी रेशियो 50 से 60 हो गया, इसका भी रेशियो ज़्यादा है। ठीक है, अब तीसरा सिचुएशन हमारे पास लेस इलास्टिक का है। ठीक है, लेस इलास्टिक में हम लोग प्राइस जो है कम चेंज होता है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास ज़्यादा चेंज होता है, नहीं जो प्राइस है वो हमारे पास मोर चेंज होता है। ठीक है, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम चेंज होता है, और टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारे पास कम चेंज होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे खिचड़ी पक गया है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं, प्राइस हमारे पास 5 था, फिर 4 हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा चेंज है वो, इसका जो रेशियो है वो ज़्यादा का है। जो क्वांटिटी डिमांड हमारे पास 10 था, अभी हमारे पास 12 है, तो इसका बीच में जो रेशियो है वो कम चेंज हुआ। ठीक है, जो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर पहले 50 था, 48 हो गया। ठीक है, तो ये रेशियो जो है वो कम चेंज हुआ। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग जो है ये कहते हैं कि इसमें प्राइस ज़्यादा चेंज होता है, क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर कम चेंज होता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया होगा। और अब हम अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एक बार हम फिर से समझा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है आर्क मेथड, ये हमारे पास लास्ट मेथड है। ठीक है, आर्क मेथड में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि प्राइस जो चेंज होता है वो उसका चेंज ज़्यादा होता है। ठीक है, या फिर हम जब प्राइस इलास्टिसिटी जो है मेज़र करते हैं वो किन्हीं एक पॉइंट पे ना, स्पेसिफिक जो पॉइंट दिया होता है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ना कंप्यूट करके हम 2 पॉइंट को जो है जब एक साथ कंप्यूट करते हैं तो उस समय जो फॉर्मूला लगाया जाता है वो आर्क मेथड का होता है। जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे ये हमारे पास डिमांड कर्व है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट दिया हुआ है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर हम किन्हीं एक पॉइंट पे ना जो है कैलकुलेट करके हम जब किन्हीं 2 पॉइंट पे जब कैलकुलेट करने लगते हैं तो उस समय जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो आर्क मेथड का होता है। ठीक है, उस सिचुएशन में हम आर्क मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल सा ये भी कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें जो एक फार्मूला दिया हुआ है ये फार्मूला बहुत यूज़फुल है, ये पूछा जाता है डायरेक्टली, इसका फार्मूला भी पूछा जा सकता है और इसके जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस पे जो है ज़्यादा फोकस करिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हम लोग इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इफ़ द प्राइस चेंज इन सम वॉट लार्ज और वी हैव टू मेजर इलास्टिसिटी बिटवीन two different point rather than at a specific point, we use the arc method। स्पेसिफिक पॉइंट पे ना जो है कैलकुलेट करके हम लोग 2 डिफरेंट पॉइंट पे जब कभी कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ जो है आर्क मेथड का यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, फिर P1 प्लस P2। ठीक है, Q1 प्लस Q2, ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे P1 दिया हुआ है 10। ठीक है, Q1 दिया हुआ है हमारे पास 100, फिर P जब बढ़ के हमारे P जो है हमारे P2 जो दिया हुआ है वो घट के 5 हो गई, फिर Q2 जो हमारे पास दिया हुआ है वो बढ़ के 300 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया 3000 अपॉन 2000, जो उसका इलास्टिसिटी आया वो 1.5। इसका मतलब हुआ कि ग्रेटर देन 1 है और क्या है, हाईली इलास्टिक है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा मेथड है कि जहाँ पे 2 पॉइंट पे जब यूज़ करते, जो 2 पॉइंट पे अगर इलास्टिसिटी निकालना है तो वहाँ पे हमको क्या यूज़ करना है, आर्क मेथड का। ठीक है, तो आई थिंक आज हम लोगों ने इलास्टिसिटी की कॉन्सेप्ट को जो है समझ लिया है। आई थिंक सिंपल वे में मैंने जो है समझाने की कोशिश की है। अगर इसमें आप लोगों को इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है एक बार कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आज जो है इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट हमने समझा। आगे जो हमारी क्लास होगी वो होगी जो है इसके आगे का जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है, उस टॉपिक पे हम लोग जो है बात करेंगे। ठीक है,
तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं कहूँगा कि आप लोग जो है इसको जो है शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और जो है इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी जो प्रिपरेशन है NTA UGC नेट JRF की जो है उसको अच्छे से करते रहिए। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को मैं जो है अब बंद करता हूं और हम लोग जो है कल फिर से नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, गुड नाइट।